रेस्ट हाउस अंदर से काफी कुशादा और साफ सुथरा था। तमाम सामान 2 कमरों में रखकर खवातीन और फहद को उनके कमरों का बताकर और खाने का बंदोबस्त करता हूँ कहकर रहमू जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अचानक फहद ने उसे आवाज देकर रुकने का कहा। फिर कदम बढ़ाता हुआ इसके करीब पहुंचकर रुक गया। इतनी देर में तीनों खवातीन इस कमरे की जानिब बढ़ती चली गईं, जिस तरफ रहमू ने इन्हें बताया था कि इनका सामान वहीं रखा है। करीब पहुंचकर फहद ने उसे अब तक पेश आने वाले तमाम वाकयात बता दिए। जैसे जैसे वो उसे बताता जा रहा था, वैसे वैसे रहमू के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। फिर इसके खामोश होते ही इसने खौफजदा नजरों से इसकी जानिब देखा। ड्राइवर तो पहले ही खौफ से थर थर कांप रहा था, वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। फिर जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर रहमू को वापस होश की दुनिया में लाया हो, वो चौंक कर फटी फटी निगाहों से फहद और ड्राइवर की तरफ यूं देख रहा था जैसे इन दोनों के सरों पर सींग निकल आए हों। लगता है चौमलंगा फिर से वापस आ गई है। रहमू के मुंह से एक बारीक सी आवाज निकली। क्या कहा? फहद ने इसके मुंह से एक बारीक सी आवाज सुनकर चौंक कर इससे पूछा। कुछ नहीं, वो मैं रहमू के मुंह से अजीब बेरब्त अल्फाज निकल रहे थे। यूं लग रहा था जैसे वो बेख्याली में कहीं और पहुंचा हुआ हो। ये चौमलंगा क्या है? फहद ने शायद इसके मुंह से इसका नाम सुन लिया था। गालिबन रहमू की आवाज बहुत कम थी, लेकिन ये लफ्ज इसके कानों ने सुन लिया था। रहमू को जैसे बिजली का झटका लगा हो। फिर फहद के इसरार पर इसने जबान खोली। साहब जी, काफी अरसा पहले इसी रेस्ट हाउस में आपकी तरह एक फैमिली आई थी। इस अफसर का नाम अमजद था। इन्हें इस रेस्ट हाउस में आए अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि एक जंगल में घूमते हुए इस अफसर को एक जानिब दरख्तों के झुंड में कुदरती तौर पर बने एक गार का पता चला। वो अकेला ही इस गार के अंदर दाखिल हो गया। गार की हालत बहुत खस्ता थी। यूं लगता था जैसे सदियों से इसमें किसी ने सफाई न की हो। गार अंदर से काफी कुशादा था और सामने के रुख 2 मजीद सुरंगें से बनी हुई थी। पहले तो इसने सोचा कि इन सुरंगों के अंदर जाकर देखा जाए, लेकिन फिर इसने ये सोचकर कि ये काफी पुरानी गार है और पता नहीं अंदर क्या इसरार होंगे, और इस वक्त इसके पास टार्च वगैरह भी नहीं थी जिसकी रोशनी से वो इसके अंदर जाकर जायजा ले सकता। वो तो यूं ही रूटीन के गश्त के तौर पर जंगल के अंदर मुशाहिदा लेने के लिए निकल पड़ा था, और घूमते घूमते उसे दरख्तों में ये गार दिखाई दे गया था। दरख्तों पर बैठे परिंदे अपनी अपनी बोलियां बोलने में मगन थे। चूँकि ये एक ज्यादा बड़ा जंगल नहीं था, इसलिए यहाँ वहशी जानवरों की मौजूदगी नामुमकिन थी। कुछ देर वहाँ का मुशाहिदा करने के बाद वो वापस रेस्ट हाउस लौट आया। वापसी पर इसने रहमू को भी इस गार के मुतालिक बता दिया था, इसलिए इसे भी ये सब कुछ मालूम हो गया था। अमजद की फैमिली में इसकी बीवी और एक बेटी थी जिसकी उम्र 4 साल के लगभग थी, जिसे देखकर बेख्तियार इस पर प्यार आता था। दोनों मियाँ बीवी भी इसकी मासूमाना बातों से बहुत महसूस होते थे। इन दोनों की तो जैसे इसमें जान थी। चूँकि वो अभी बहुत छोटी थी, इसलिए इसके स्कूल वगैरह जाने में अभी काफी वक्त था। अमजद बुनियादी तौर पर एक मुखलिस और निडर अफसर था। इसकी उम्र तकरीबन 28 साल के करीब थी और इसकी बीवी भी एक अच्छी औरत थी जो रहमू को बिल्कुल अपने बाप की तरह समझती थी, और रहमू भी इसे अपनी बेटी ही कहता था। गर्ज अच्छे दिन गुजर रहे थे और रावी चैन ही चैन लिखता था। अमजद के इस गार के मुतालिक बताने पर रहमू एक लम्हे के लिए तो सख्ते किसी कैफियत में आ गया था। बहुत अरसा पहले इसने अपने वालिद से सुना था कि जंगल में एक अजीबो गरीब किस्म की बला घूमती देखी गई थी, जिसका मुंह ज़राफा की मानिद और टांगे हिरन की तरह थी। इसके जिस्म पर ग्रे रंग की खाल थी जिस पर स्याह धब्बे नुमाया देखे गए थे। इस बला के मुंह से निकले नुकीले दांत रात के अंधेरे में चमकते थे। इस बला के जाहिर होते ही जैसे आसपास के गाँव में से मुख्तलिफ किस्म के जानवर गायब होना शुरू हो गए थे। यूं लगता था जैसे कोई रात के अंधेरे में बड़ी खामोशी से इनके जानवरों को उठाकर ले जाता है। कुछ जानवरों का पीछा करते हुए जब वो लोग जंगल के अंदर पहुंच गए तो एक दिन रात के वक्त वापस लौटते हुए इन्हें इस अजीबो गरीब जानवर का सामना हो गया। अचानक इसी बला को अपने सामने पाकर इन सबके छक्के छूट गए। वो अंधाधुंध गांव की जानिब दौड़ गए और सुबह ये खबर जंगल की आग की तरह इस इलाके के आसपास के दीगर इलाकों में भी फैल गई। तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए थे कि हो न हो इनके जानवरों को भी यही बला उठा कर ले जाती है। अब तो इनकी हालत और पतली हो गई थी। जब तक उन्होंने इस अजीब जानवर को अपनी आंखों से देखा नहीं था, इस वक्त तो कोई परेशानी न थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी जिंदा आंखों से इसे देख लिया था तो इनकी नींदें उठ चुकी थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस खौफनाक बला का मुकाबला किस तरह करें। इनमें से चंद लोगों ने मशवरा दिया कि वाइल्ड लाइफ वालों को इसके मुतालिक बता देना चाहिए ताकि वो यहाँ आकर इस बला से इन्हें निजात दिलाएं। की बात में वजन था, इसलिए आपस में बाहमी सलाह मशवरे के बाद चंद नौजवान शहर जाकर वाइल्ड लाइफ के चंद अफराद के साथ वापस पहुँचे और फिर कुछ रोज तक जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर इसकी तलाश शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में इस गार का भी पता चल गया जो दरख्तों के एक झुंड में मौजूद था। इस गार के अंदर की हालत यूं बता रही थी जैसे वो बला इस गार की मकीन हो।
फिर इस गार की सख्त निगरानी करने के बावजूद वो बला वापस नहीं आई। यूं लगता था जैसे इसे आसमान निगल गया हो या जमीन खा गई हो। लेकिन अमजद के दोबारा इसी आगाज के मुतालिक बताने पर उसे काफी पुराना किस्सा दोबारा याद आ गया था। साहिब मेरी मानो तो आप दोबारा इस गार की तरफ दोबारा मत जाएं। रहमू ने थूक निकलते हुए उसे तनबीह की, लेकिन अमजद उसे यूं देख रहा था जैसे रहमू का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे इस गार की जानिब जाने से क्यों रोक रहा है। फिर रहमू के बार बार समझाने के बावजूद वो अपने दोबारा इस गार में जाने से खुद को बाज ना रख पाया और रात को टॉर्च लेकर इसकी जानिब बढ़ गया। वो चूंकि बहुत जीदार और निडर था, इसलिए इसने अपने साथ किसी को भी ले जाने की जरूरत ना समझी थी। लेकिन दूसरे रोज सुबह तक इसकी वापसी ना होने पर जब कुछ लोगों ने इसकी तलाश में जंगल में जाने का इरादा किया तो ये देखकर इन सब की चीखें निकल गईं कि अमजद की अधखाई हुई लाश जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते पर पड़ी थी। इसकी अधखाई हुई लाश से यूं जाहिर हो रहा था जैसे किसी ने बड़ी बुरी तरह से उसे नोचा हो। चारों ना चार उन्होंने इसकी लाश रेस्ट हाउस लाकर एक चारपाई पर रख दी। इसकी बीवी का बहुत बुरा हाल था। रात इसने भी उसे जंगल में जाने से बहुत रोका था, लेकिन इसने उसकी भी कोई बात नहीं मानी थी। इसकी इसी जिद और अना की वजह से वो आज अपनी जान से हाथ धो बैठा था। महकमे वालों ने इसे अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते हुए इसकी लाश को अस्पताल पहुंचा दिया और इसकी बीवी को इसके माँ बाप के घर वापस भेज दिया। इसके बाद आसपास के इलाकों के बाशिंदों ने जंगल के अंदर दिन में भी जाना तर्क कर दिया था। काफी अरसा गुजर जाने के बाद लोगों के जहनों से पुरानी बात निकल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने दोबारा जंगल के अंदर जाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर दोबारा इन्हें वो बला कहीं दिखाई नहीं दी थी और न ही दोबारा इनके जानवरों का कोई नुकसान हुआ था। आज फहद ने इस गार के मुतालिक बताकर दोबारा रहमू को फिक्रों में डाल दिया था। इस अजीबो गरीब बला की जिसामत और नक्शो निगार के मुतालिक जिन लोगों ने बताया था वो उसे अपनी आंखों से देख चुके थे और इनके बताए हुए हुलिये के मुताबिक वाइल्ड लाइफ वालों ने इन्हें बताया था कि इसकी जिसामत और हुलिये के जानवर को चौमलंगा कहते हैं, जो पुराने वक्तों में कभी कभार कहीं देखा जाता था। बाद में इनकी नस्ल नापैद हो गई थी, लेकिन अब इनके बताने पर इसी नस्ल का जानवर आखिर किस तरह दोबारा जन्म ले चुका था, ये बात वाइल्ड लाइफ वालों के लिए भी बाइसे हैरत थी, क्योंकि वो भी उसे बहुत तलाश के बावजूद नहीं देख पाए थे। इसलिए थक हार कर ये कहकर कि वो शायद यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए वो बेफिक्र हो जाएं। वो दोबारा इस तरफ कभी नहीं आएगी। रफ्ता रफ्ता लोग भी इसका किस्सा पारीना समझकर भूल गए थे और कुछ तो खौफ से वहाँ से चले गए थे। रहमू के खामोश होते ही फहद के सीने से एक तवील सांस खारिज हुई। वो बगौर इसकी बातों को सुन रहा था। उसे रहमू के चेहरे पर छाए खौफ के असरात भी नुमाया नजर आ रहे थे, इसलिए वो इसकी बातों को झुठलाने की बजाय इन पर गौर करने में लगा हुआ था। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं भी देखता हूँ कि वो क्या चीज थी जिसने सब लोगों का जीना हराम किया हुआ था। मैं इन गारों में बनी हुई दूसरी सुरंगों में जरूर जाऊंगा। रहमू खौफजदा नजरों से उसे देखता रहा, लेकिन चूंकि एक मामूली मुलाजिम था इसलिए उसे इस गार की तरफ जाने से रोक नहीं सकता था। तमाम बातें सुनकर फहद ने उसे ड्राइवर को भी अपने साथ इसके क्वार्टर में ले जाने के लिए कहा और खाने का भी कह दिया। वो अपनी फैमिली के साथ खाना अपने कमरे में ही खाएगा। ये कहकर वो खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। रहमू ड्राइवर के साथ अपने क्वार्टर की जानिब चला गया। खाने से फुरागत के बाद उन्होंने रात आराम से गुजारी। सुबह होते ही फहद की सास ने फिर रात वाला किस्सा छेड़ दिया। फहद समझ गया था कि वो खौफजदा हो गई हैं, लेकिन इसने इन्हें ज्यादा परेशान करना मुनासिब ना समझा और ड्राइवर के साथ उन्हें और सहरिश को शहर भेजने का कह दिया। लेकिन सहरिश ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो भी अभी कुछ दिन यहाँ रहना चाहती थी। वो रात वाला वाकया भूल चुकी थी। फिर फहद ने भी ये सोचकर कि कजलबाश अकेली होने से कहीं घबरा न जाए, इसलिए इसने भी सहरिश को वहाँ रुकने की इजाजत दे दी। ड्राइवर नाश्ता वगैरह से फारिग होकर इसकी सास के साथ शहर के लिए निकल चुका था। चूंकि दिन चढ़ चुका था, इसलिए वापसी के लिए इन्हें कोई परेशानी या खौफ न था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.